Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India-China border issues. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC. तो LAC इज द बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री डिमार्केशन रेड कलर से दिखाया है, इसी को हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और इसकी लेंथ लगभग 3488 3488 किलोमीटर है. बट चाइना इसको नहीं मानता. चाइना डज नॉट कंसिडर दिस नंबर फॉर LAC लेंथ. चाइना के हिसाब से लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास LAC की लेंथ है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों पहले मैंने स्टेपल वीजा का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था. वहां मैंने आपको बताया था कि चाइना कंसिडर्स द इंटायर अरुणाचल प्रदेश एज इट्स ओन टेरिटरी. तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत प्रोविंस के बीच में जो बाउंड्री डिमार्केशन है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन, ये डिमार्केट की गई थी 1914 में, जब उस टाइम के ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मैकमोहन ने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके बाउंड्री डिमार्केशन किया था. उस टाइम तक तिब्बत एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रीजन था. इट वाज नॉट पार्ट ऑफ चाइना. बाद में 1950s में चाइना ने तिब्बत को फोर्सफुली अक्वायर कर लिया. उसके बाद से चाइना हैज बीन क्लेमिंग कि सिंस तिब्बत इज नॉट एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट रीजन, तो इस कारण से तिब्बत का साइन किया हुआ ये जो अग्रीमेंट है मैकमोहन के साथ, 1914 वाला अग्रीमेंट, तिब्बत अग्रीमेंट, दैट अग्रीमेंट विल आल्सो नॉट स्टैंड वैलिड. इस कारण से चाइना डिस्प्यूट्स दिस मैकमोहन लाइन. और चाइना कहता है कि ये इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज चाइनाज टेरिटरी. इनफैक्ट इट इज पार्ट ऑफ सदर्न रीजन ऑफ तिब्बत इटसेल्फ. तो इस कारण से चाइना इस LAC रीजन को तो मानता ही नहीं. इसी कारण से इंडिया कंसिडर्स की LAC की लेंथ लगभग 3488 किलोमीटर है, जबकि चाइना कंसिडर्स की LAC की लेंथ लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है. उसके अलावा चाइना हैज सम डिस्प्यूट इन दिस अक्साई चीन रीजन आल्सो इन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ के भी कुछ रीजन्स को चाइना मानता है कि वो LAC का हिस्सा नहीं है. बट ओवरऑल अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 सेगमेंट्स: the eastern segment, the central segment and the western segment. ईस्टर्न सेगमेंट में आता है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. उसके अलावा सेंट्रल सेगमेंट में आता है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. और वेस्टर्न सेगमेंट में आता है लद्दाख. अभी जरा देखते हैं कि ये LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये है क्या. देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर जो है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं. आप जाकर के ग्राउंड पे नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि दिस इज डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. एक वास्ट स्वेथ्स ऑफ लैंड ऐसे खाली छोड़ा हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसी को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. स्टार्टिंग से ही प्रॉपर डिमार्केशन थी नहीं, उसको हम लोग LAC कहते रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब आप नाम थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, नाम सुन के लगता होगा कि प्रॉपर डिमार्केशन है, बट ऐसा है नहीं. आप देखोगे तो जगह जगह पे 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का विड्थ का एरिया जो है वो खाली छोड़ा हुआ है दोनों देशों द्वारा. और वो एरिया को दोनों ही देश कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC. और इस एरिया को खाली इसलिए छोड़ा गया है ताकि फ्यूचर में हम लोग बायलैटरल कम्युनिकेशन से डिमार्केट कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द एक्चुअल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. लेकिन अभी के लिए खाली जमीन छोड़ी हुई है लगभग 50 से 100 किलोमीटर विड्थ की, जिसको हम लोग कहते हैं LAC. LAC को कि चलिए ठीक है, ओवरऑल ये है हमारे बीच की बाउंड्री जिसको हम लोग कहेंगे LAC, दैट वाज अग्रीड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1993 एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट. तो 1993 में हमने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, मोटा मोटा ये बाउंड्री है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कम्युनिकेशन हम लोग एग्जैक्ट डिमार्केशन करेंगे कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया. अब यही कारण है कि
चूंकि यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है, लगभग 50 से 100 किलोमीटर विड्थ वाला रीजन छोड़ा हुआ है, जिसको अभी के लिए हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्सपेक्टेड रहता है कि चाइनीज सोल्जर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे साइड में रहेंगे। सिमिलरली इंडियन सोल्जर्स विल नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन साइड। लेकिन चूंकि ये अनडिमार्केटेड है, प्रिसाइजली लोकेटेड नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है। पेट्रोलिंग के दौरान कभी इंडियन सोल्जर जो है चाइना के साइड में चले जाते हैं, कभी चाइनीज सोल्जर्स इंडियन साइड में चले जाते हैं। इट लीड्स टू ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और दोनों ही साइड्स के मन में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट तो है ही, डाउट तो है ही 1962 से ही। और वो कारण से अक्सर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रॉपरली ना डिमार्केट होने के कारण दोनों ही साइड्स के बीच में टेंशन का माहौल बन जाता है, कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन हो जाता है। और एक मेजर कन्फ्लिक्ट हो भी गया, आपको पता है, इन द ईयर 2020, जिसको हम लोग गलवान वैली कन्फ्लिक्ट नाम से जानते हैं। तो गलवान वैली कन्फ्लिक्ट यहाँ कहीं पे हुआ। हमारे हिसाब से तो देखिए, ये होना चाहिए एलएसी, लेकिन चाइनीज सोल्जर जो हैं उसको ट्रांसग्रेस कर देते हैं। यहाँ है कहीं पे गलवान वैली, चाइना ने पूरा का पूरा अक्साई चीन, हमारा लद्दाख का टेरिटरी, उसको अभी इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अभी के लिए एलएसी ये है। तो गलवान वैली ऐसा कहीं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में 2020 में, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉट प्रॉपरली नॉट प्रिसाइजली डिमार्केटेड बाउंड्री। अभी करंट न्यूज क्या है इससे रिलेटेड, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री एलएसी के बारे में? क्योंकि ये वेस्टर्न सेक्टर में अक्सर इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, टेंशन का माहौल बना रहता है। इस कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ अग्री किया है कि कम से कम वेस्टर्न सेक्टर में अब एक प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, जिसमें एलएसी को प्रॉपरली प्रिसाइजली डिमार्केट किया जाएगा, एटलीस्ट इन वेस्टर्न सेक्टर जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होता रहा है। तो एग्जैक्ट कंटूर्स may be put down as a result of communication between the military commanders from both sides, and that will prevent conflicts or at least escalation of tension and hostility in future. अब जब इस रीजन की बात चली रही है तो जरा सा कुछ मैपिंग भी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि ये है एलएसी रीजन। तो एलएसी रीजन आकर के यहाँ पे मिलता है एक जगह जिसको हम लोग कहते हैं पैंगोंग सो लेक। जो पैंगोंग सो लेक है, इसके थ्रू होते हुए गुजरता है सियोक रिवर। और ये पैंगोंग सो लेक सॉल्ट वाटर लेक है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। पैंगोंग सो लेक यहाँ दिखाया है ऐसे, और यहाँ से फिर सियोक रिवर इसी पैंगोंग सो लेक से होते हुए गुजरती है, सियोक रिवर। अभी पैंगोंग सो लेक से नदन साइड में आप देखोगे तो ऐसे कुछ माउंटेन रीजेस बने हुए हैं इस तरीके के। ये जो माउंटेन रीजेज यहाँ पे बने हैं पांगोंग सो लेक के ऊपर, इनको कहा जाता है एट फिंगर्स रीजन। ये फिंगर जैसे दिख रहे हैं आपको, दे आर नोन एज एट फिंगर्स रीजन, एंड दीज आर बेसिकली द एंड साइड ऑफ काराकोरम रेंजेस। काराकोरम जो माउंटेन है वो यहाँ आकर के खत्म होते हैं, और एंड साइड ऑफ काराकोरम इज नोन बाय द नेम एट फिंगर्स रीजन। अब ये जो आठों फिंगर्स हैं, हमारे हिसाब से इंडियन साइड के हिसाब से these eight fingers overall should belong to India. As per our understanding of LAC, this should belong to India. बट इसमें से बस चार ही इंडिया के कंट्रोल में है, रिमेनिंग दिस साइड इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसको लेकर के एक मेजर डिस्प्यूट है वेस्टर्न सेक्टर में। पैंगोंग सो लेक के नदर्न साइड में एट फिंगर्स रीजन विच इज को टर्मिनस विद द एंड ऑफ काराकोरम रेंजेस। As per our understanding of LAC, entire region should belong to us, but right now only four fingers are under India's control. और जब LAC की बात चल रही है तो थोड़ा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी देख लेते हैं, विच इज अ बाउंड्री डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू कश्मीर। ये है LOC। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली लड़ाई हुई 1947-48 में, और वहां पे इंडियन फोर्सेस ने जाकर के पाकिस्तानी फोर्सेस के फॉरवर्ड मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया, एंड देन वी टुक द मैटर टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 जनवरी 1948। ये कहानी सारी मैं आपको बता चुका हूँ 3-4 दिनों पहले ही, जब हम लोग कश्मीर इशू को डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त एक बार के लिए हमने ये मैटर को लेके गए
यूएनएससी में, यूएनएससी के रेजोल्यूशन 47 के हिसाब से इस लाइन को डिक्लेयर कर दिया गया सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन मतलब टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ वॉर, कि अभी लड़ाई नहीं होगी, फ्यूचर में फिर दोनों ही साइड वोटिंग करा करके प्लेबीसाइट की मदद से फैसला करेंगे कि जम्मू कश्मीर किस साइड का हिस्सा होगा, या तो ये पाकिस्तान का, नहीं तो इंडिया का, या इंडिपेंडेंट रहेगा। ये सब फैसला होगा थ्रू प्लेबीसाइट कंडक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये फैसला हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन तब तक के लिए वॉर ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्राउंड पोजीशनिंग पे, जहां पे इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स एक आमने सामने थे, उस लाइन को डिमार्केट कर दिया सीज फायर लाइन। अब ये सीज फायर लाइन एज इट इज रही, प्लेबीसाइट कभी हुआ नहीं, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो इस तरीके से यही सिचुएशन बनी रही टिल 1972। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जब हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए थे पाकिस्तानी आर्मी के, तो फिर जाकर के जून 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट हुई, जिसको हम लोग कहते हैं सिमला अग्रीमेंट। और सिमला अग्रीमेंट के अंतर्गत कई सारे बातें हुई, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि एक तो इंडिया ने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिलीज करने का फैसला किया। पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको अपने देश में बिठा करके और कितने दिन फ्री में खाना खिलाते हैं हम लोग। उसके अलावा फिर एक और बात हुई कि इंडिया पाकिस्तान के जो भी डिस्प्यूट हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल फोरम पर ना ले जा करके आपस में नेगोशिएशन से रिजॉल्व करेंगे। वी विल नॉट रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट वाया वॉर, नाइदर वी विल टेक एनी डिस्प्यूट टू इंटरनेशनल forums, we will resolve it via bilateral communication. That was the broader understanding of सिमला अग्रीमेंट। तो सिमला अग्रीमेंट के बाद से इस सीज फायर लाइन को हमने नाम दे दिया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सीज फायर लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल है वही लाइन, लेकिन सिमला अग्रीमेंट से पहले इसको कहते थे सीज फायर लाइन। दैट मीन्स टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ वॉर, कि अभी के लिए वॉर रुका हुआ है, राइट, लेकिन वॉर ओवर नहीं हुआ है। LOC कहने का मतलब है इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर कि नाउ वॉर इज ओवर, अब वॉर नहीं है दोनों देशों के बीच में। नाउ अभी ये ग्राउंड पोजीशनिंग बता रहा है दोनों साइड्स के बीच में। फ्यूचर में नेगोशिएशन के थ्रू हम लोग एक्चुअल बाउंड्री डिसाइड करेंगे, और तब तक दिस लाइन LOC will be given sanctity of an international boundary, though it is not an international boundary, of course, by as per India, as per our understanding, this is not international boundary. International boundary should be this. For the time being, we will treat this line and we will give the sanctity of international boundary to this line, जिसको हमने काम नाम दिया LOC। तो LOC is a temporary demarcation between India and Pakistan with a sanctity of international boundary, not officially international boundary, while LAC on the other hand is just a concept that the two nations do not agree and over a period of time we will demarcate exact boundary between the two sides। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल ये यहाँ पे हमने रिवाइज कराया है आपको। LAC साइनो इंडिया बॉर्डर को डिमार्केट करता है। तो साइनो इंडिया बॉर्डर की बात की जाए तो वेस्टर्न सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर को हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। 1914 एग्रीमेंट के हिसाब से दिस इज डिस्प्यूटेड बाय चाइना एंड दैट इज बाय चाइना क्लेम्स इंटायर रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बात की जाए अगर वेस्टर्न सेक्टर की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है वेस्टर्न सेक्टर में, ये लद्दाख रीजन में अक्साई चीन वाला एरिया चाइना इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है। इसी रीजन में नीचे यहाँ पे पैंगोंग सो लेक है, और पैंगोंग सो लेक इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। वहां से गुजरती है श्योक रिवर। श्योक रिवर से नदर्न साइड में ये 8 फिंगर्स रीजन है विच इज एंड ऑफ काराकोरम रेंजेस। और LAC का जैसे कि मैंने बताया आपको, वास्ट स्ट्रेच ऑफ अनडिमार्केटेड रीजन हैविंग 50 to 100 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेचेस which is not demarcated properly, leading to a lot of confusion and conflict. And as a result of this, we had a massive major conflict with China, जिसको हम लोग गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट नाम से जानते हैं, that happened in 2020। LAC के ठीक विपरीत LOC है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को डिमार्केट करता है जम्मू एंड कश्मीर। 1948 से लेकर के 1972 तक, बिफोर सिमला अग्रीमेंट, जब इट वाज नोन एज सीज फायर लाइन। सिंस सिमला अग्रीमेंट, LOC नाम से हम इसको बुलाते हैं। इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स स्टॉपेज ऑफ वॉर। LOC को करेंटली वी गिव सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, बट फॉर्मली इट इज नॉट अ इंटरनेशनल बाउंड्री। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स
membership. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए ब्रिक्स तो हम इससे रिलेटेड आर्टिकल कवर कर चुके हैं. इट स्टैंड्स फॉर 5 कंट्रीज, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. लेकिन ब्रिक्स की जो 15 समिट चल रही थी अभी साउथ अफ्रीका में 22 टू 24 अगस्त, तो वहां पे फैसला किया गया कि 6 और नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा ब्रिक्स के अंदर. दिस 6 कंट्रीज आर ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया. इनकी मेंबरशिप स्टार्ट होगी फ्रॉम जनवरी 2024. ये जो फैसला है एक्सपेंशन का, दैट वाज टेकन यूनानिमसली, यानी कि इसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया है एक्सपेंशन को. हमने देखा था कि एक्सपेंशन को लेकर के इंडिया हैड सम रिजर्वेशंस, बट अब इंडिया ने भी इस एक्सपेंशन के प्रपोजल को अग्री किया है. तो ये एक्सपेंशन का क्या मोटिव है, इससे क्या फायदे होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूव देखते हैं. लुक, with expansion, with more and more developing countries becoming member of BRICS, BRICS can emerge truly as a voice of global south. आई होप आपको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का कॉन्सेप्ट पता है. देखिए, दुनिया के ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर इन द नदर्न रीजन. ये जो लाइन आप देख रहे हैं, वर्चुअल लाइन, दिस लाइन इज नोन बाय द नेम नॉर्थ साउथ डिवाइड लाइन. ये दुनिया के रिच एंड डेवलपिंग पुअर कंट्रीज को सेग्रीगेट करता है. तो नदर्न अमेरिकन रीजन, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी रिच रीजन्स. जबकि फिर ये जो रीजन्स हैं दे आर नोन एज ग्लोबल साउथ, विच आर आइदर डेवलपिंग और पुअर. और नॉर्थ साउथ डिवाइड लाइन जो है रिच और पुअर को सेग्रीगेट करता है. ग्लोबल साउथ मतलब द कंट्रीज हैविंग डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज एज देयर मेंबर्स. तो ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने का मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव बनना. अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर इज डोमिनेटेड बाय ग्लोबल नॉर्थ, स्पेशली बाय यूएस एंड इट्स वेस्टर्न यूरोपियन allies. तो ग्लोबल साउथ is trying to emerge as a powerful union in order to shift the global politics in favor or in interest of the developing and poor countries. तो ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए, उनकी वॉइस को मजबूत करने के लिए ये ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड की जा रही है. दैट इज द स्टेटेड मोटिव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स. लेकिन इसके पीछे अलग अलग देशों का अपना इंडिविजुअल मोटिव भी है. जैसे चाइना का क्लियर कट मोटिव है कि ऐसे देशों को ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे ला करके मेंबरशिप दी जाए जो चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं. इससे ब्रिक्स के अंदर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर चाइना डज नॉट लाइक इक्वल representation और इक्वल पावर बीइंग शेयर्ड विथ इंडिया एंड रसिया. चाइना को हर जगह थोड़ा डोमिनेंस चाहिए होता है. प्लस जब ज्यादा मेंबर्स ऐड हो जाएंगे ब्रिक्स के अंदर हु आर इन सपोर्ट ऑफ चाइना, तो चाइना में इमर्ज एज ट्रू लीडर ऑफ ब्रिक्स, एंड दिस इज हाउ चाइना में चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएस एंड इट्स वेस्टर्न यूरोपियन allies इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. जिन देशों ने ज्वाइन किया है उनका खुद का भी मोटिव है. जैसे ईरान है. ईरान वैसे भी यूएस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो हैं ईरान से नॉर्मली हॉस्टिलिटी ही रखते हैं. यूएस ने कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, जैसे काटसा लॉ. तो ईरान के लिए तो ये अच्छा है कि अगर वो ब्रिक्स का मेंबरशिप ज्वाइन करता है तो उसके लिए नए इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज ओपन होंगे. सऊदी अरबिया ट्रेडिशनली यूएस का स्ट्रॉन्ग अलाई रहा है. अब सऊदी अरबिया धीरे धीरे it is looking forward for some autonomy in its global politics और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग. और इसी कारण से सऊदी अरबिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करके, वेयर इट हैज गिवन implicit hints to the US कि it is not going to completely fall in line with the directions released by the US. तो सऊदी अरबिया looking for autonomy, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि नाउ सऊदी अरबिया हैज ज्वाइंड ब्रिक्स ग्रुप. रसिया जस्ट लाइक ईरान काटसा लॉ और तमाम सैंक्शंस के कारण परेशान है. तो रसिया जब ये मेंबरशिप बढ़ेगी ब्रिक्स की, तो दैट इज क्लियरली सेंडिंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि रसिया स्टिल हैज मेनी कंट्रीज हु वांट्स टू बी फ्रेंड्स विथ रसिया. दे हैव फ्रेंड्स ग्लोबली. अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, तो वो ब्रिक्स को ज्वाइन करके अपने लिए नए इकोनॉमिक पोटेंशियल्स ओपन करने की कोशिश करेगा. सिमिलरली इजिप्ट एंड इथोपिया, just like Saudi Arabia, they have been traditionally US allies, but with time now they are seeking some autonomy in global politics, and that is why they have decided to join politics.
देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग के साथ अलायंस में जाने का मतलब होता है कि अ कंट्री माइट लूज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यही कारण है कि इंडिया फॉलोड नैप। You see, Pakistan joined US bloc and it lost its strategic autonomy, and that is one big reason behind Pakistan becoming a failed state. While India practiced NAM, followed its own strategic autonomy, framed policies in its own interest, and that is why आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैसिव डिफरेंस है। अब अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के लिए जो ब्रिक्स मेंबरशिप एक्सपेंशन हुआ है, इट इज बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि चाइना की तरह इंडिया भी अगर ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्स मेंबरशिप होंगे तो उसमें इंडिया तो इनॉग्रल मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया एक बड़ा पार्ट प्लेयर भी है ब्रिक्स के अंदर। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर होंगे तो इंडिया का भी क्लाउट बढ़ेगा। इंडिया कैन ऑल्सो इमर्ज एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एंड दैट इज हाउ इंडिया कैन शिफ्ट द ग्लोबल ऑर्डर इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू सम एक्सटेंट। लेकिन थ्रेट इससे भी बड़ा है। इंडिया ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाए या ना कर पाए, चाइना जरूर ग्रैब कर लेगा। चाइना ब्रिक्स के अंदर लीडरशिप पोजीशन को ग्रैब कर लेगा और चाइना विल शिफ्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन इट्स ओन फेवर। तो हम लोग ब्रिक्स में भी साइडलाइन हो जाएंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी ब्रिक्स जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यूएस एंड इट्स वेस्टर्न यूरोपियन अलाइज विल लेबल इंडिया एज एंटी वेस्ट कंट्रीज। ये खतरा है कि कहीं ब्रिक्स मेंबरशिप बढ़ते बढ़ते ब्रिक्स एंटी वेस्ट ग्रुप की तरह अगर इमर्ज होगा तो इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो हमें कहेंगे कि ये एंटी वेस्ट है, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कम कर सकते हैं और ब्रिक्स के अंदर भी हमारे पास कोई मतलब लीडरशिप ना बचे, वहां पे भी चाइना डोमिनेट करे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम और थ्रेट दैट इंडिया इज फेसिंग। The BRICS membership expanded from 5 to 11, six new members: Iran, UAE, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia, Argentina. Why expansion? Because BRICS is emerging as a platform that becomes voice of global south. But the fact is that individual countries have their own ambition. China, it wants to grow its own clout. It wants to challenge US dominated global order. Russia wants to revive its lost glory. For India, there is threat as well as opportunities. Opportunities to emerge as a voice of global south, but threats that BRICS may be dominated by China, plus India may be seen as anti-West. The next article is about traditional medicine system, AYUS. This topic is important from our syllabus, GS paper 2, governance point of view, especially health segment. देखिए, आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, एंड इन शॉर्ट इट इज नोन एज आयुष। आयुष सिस्टम को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए, आयुष क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देश में? एक तो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। दूसरा, ट्रेडिशनली इंडिया हैज अ रिच कल्चर ऑफ दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष सिस्टम। तो अपने रिच हेरिटेज को अगर हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमारा सॉफ्ट पावर बनेगा। इंटरनेशनल योगा डे फॉर एग्जांपल, उस कारण से इंडिया का सॉफ्ट पावर पूरे दुनिया भर में एक्सपैंड हो रहा है। तीसरा, जो मेडिकल में डिमांड, मेडिकल फील्ड के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, एज फार एज मेडिकल प्रोफेशनल्स आर कंसर्न, एज फार एज मेडिसिन का सप्लाई आर कंसर्न, रूरल एरियाज में सब कुछ है ही नहीं। वैसे हालत में अगर ओवरऑल वेलबींग को हमें इंश्योर कराना है तो वी नीड टू प्रमोट आयुष। फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विथ डीजेनरेशन ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड many such problems, unexpected arise of problems like COVID and all, it's only the nature and environment friendly approach that can provide us a long lasting solution as far as our own health and well-being is concerned. तो आयुष इन चार मामलों से इंपॉर्टेंट है, चार कारणों से आयुष को प्रमोट करना जरूरी है। इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखेंगे तभी वो तरीका है कि हम खुद को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ सिस्टम, खर्चे जो है मेडिकल एक्सपेंसेस के वो कम करने हैं और ऊपर से हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। तो यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए आयुष सिस्टम को प्रमोट करने के। सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई 2014 में। आयुष मिनिस्ट्री को कई सारे काम दिए गए, जैसे कि उसके पहले तक आयुष एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था हमारे देश के अंदर, काफी ज्यादा इनफॉर्मल था। थोड़े बहुत ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे बट दे डिड नॉट हैड अ फॉर्मल स्टैंडिंग। उसके बाद से आयुष मिनिस्ट्री ने फॉर्मल
स्ट्रक्चरिंग करनी शुरू की है आयुष सिस्टम की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो चाहे रिसर्च सिस्टम हो। उसके अलावा अलग अलग उनके आयुष मेडिसिन के भी डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ताकि कोई भी आयुष मेडिसिन, जैसे नॉर्मल एलोपैथिक में होता है कि इतना जो फार्मेसिकल एफिशिएंसी को फॉलो पास करेगा या उस एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, तभी जाकर के उस मेडिसिन को अप्रूव किया जाएगा। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो आयुष के अंदर भी लाए जा रहे हैं। तो बेसिकली आयुष मेडिकल सिस्टम को एलोपैथी मेडिकल सिस्टम के पैरेलली एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में डेवलप किया जा रहा है इन इंडिया बाय आयुष मिनिस्ट्री। इसीलिए भारत सरकार ने आयुष मिशन भी लॉन्च किया था। आयुष को प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे 2022 में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट बुलाया गया गांधीनगर गुजरात में। आयुष वीजा दिया जाता है जिसमें मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग दुनिया भर से इंडिया में आ सकते हैं आयुष वीजा पे, और इंडिया में योगा सीख सकते हैं, यूनानी नेचुरोपैथी से इलाज करा सकते हैं। आयुष आहार रिलीज किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो आयुष आहार में क्या क्या हमें खाना चाहिए, किस सीजन में, ये सब कुछ आपको जाकर के मिल जाएगा FSSAI के वेबसाइट पे। क्योंकि आ, योगा या नेचुरोपैथी इन सब के हिसाब से हर सीजन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो क्लियरली डिफाइन किया गया है इंडियन ट्रेडिशन में, वो सब कुछ को कहा गया आयुष आहार। और करंट डेवलपमेंट है जो आपको पीटी पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है कि WHO ने एक फर्स्ट, पूरे दुनिया भर में फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल सबमिट कराई है, और वो ट्रेडिशनल ग्लोबल सबमिट कराई गई गांधीनगर गुजरात में। तो पिछले साल भी एक इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई थी गांधीनगर गुजरात में। इस साल WHO ने कराया है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल सबमिट इन गांधीनगर गुजरात। आयुष ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। स्टेप्स टू प्रमोट आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया, नेशनल आयुष मिशन लाया गया। रिसेंट इनिशिएटिव्स में 2023 में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, 2022 में आयुष वीजा, आयुष आहार, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट एंड ऑल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरोहन स्कीम, इंपॉर्टेंस ऑफ आरोहन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ट्रस्ट। ये आसाम ट्रिब्यून का आर्टिकल है। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आसाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, GS पेपर 5। देखिए आयुष, आई एम सो सॉरी, आरोहन स्कीम आसाम सरकार लेकर के आई थी पिछले साल। इसके पीछे मेन पर्पस है कि जो 9th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड के स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक मेंटर असाइन किया जाए। समाज में कई सारे ऐसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको मेंटर बना रही है असम सरकार, 5-5 स्कूल जाने वाले बच्चों का। और इन मेंटर की जिम्मेदारी होगी कि इन बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग करें, करिकुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन बच्चों की वो ग्रूमिंग करें। तो दिस इज बेसिकली आरोहन स्कीम इज ए मेंटर मेंटी प्रोग्राम, जिसमें 9 से लेकर के 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ के बच्चों को असाइन किया जाएगा एक मेंटर को। हर एक मेंटर को 5 स्टूडेंट्स असाइन किए जाएंगे, और इस मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ओवर पीरियड ऑफ 4 years इन बच्चों को वो डेवलप करे, ट्रेन करे। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं। मेंटर मेंटी प्रोग्राम है बाय असम गवर्नमेंट। A mentee will guide 5 students from 9 to 12 क्लास स्टूडेंट, एंड अलग अलग गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स में से बच्चों को असाइन किया जाएगा मेंटी को। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 69th नेशनल अवार्ड्स। दिस इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल अवार्ड साल फिलहाल में दिए गए। बेस्ट फिल्म रॉकेटरी है, एंड बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा। बेस्ट एसएमईज फिल्म, APSC पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, बेस्ट एसएमईज फिल्म 69th नेशनल अवार्ड अनूर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, लुपिक्स इसरो लॉन्च करेगा अलॉन्ग विथ जैक्सा। फेनी रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश। मैत्री सेतु इज कनेक्टेड त्रिपुरा फॉर इंडिया बांग्लादेश लिंक, दैट इज करेक्ट। That's all from our side for today. Thanks for watching.